नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेरी कहानियां चैनल पर। मेरा नाम आलोक है। मैं मध्यम ग्राम के उस हिस्से में रहता हूं जहां घर एक दूसरे से सटे हुए हैं, गलियों में बच्चे खेलते हैं और शाम होते ही चाय की दुकानों पर मोहल्ले की गपशप शुरू हो जाती है। बाहर से देखने पर मेरी जिंदगी किसी भी आम आदमी जैसी लगती है, नौकरी, परिवार, जिम्मेदारियां और रूटीन। लेकिन सच कहूं तो मेरी कहानी साधारण नहीं है। आज मैं आपको वही सच सुनाने जा रहा हूं जो मैंने सालों अपने सीने में दबाकर रखा। हमारा घर 3 मंजिला है। नीचे वाले हिस्से में बूढ़े माता पिता रहते हैं जो अब ज्यादा समय पूजा पाठ और टीवी धारावाहिकों में बिताते हैं। पहली मंजिल पर मैं, मेरी पत्नी सुप्रिया और हमारे 2 बच्चे रहते हैं। ऊपर की मंजिल किराए पर दी हुई है। घर के गेट के पास नीम का एक पेड़ है जिसकी छांव में बरसों से मैंने अपने बच्चों को खेलते देखा है। बाहर से अगर आप इस घर को देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये एक सुखी और सुदृढ़ परिवार है। लेकिन इस घर की दीवारों ने जो कुछ देखा है उसे अगर बोलने की ताकत होती तो शायद वो चीख पड़ती। मैं पेशे से एक कॉलेज प्रोफेसर हूँ। सुबह जल्दी उठकर क्लास लेता हूँ और शाम तक लौटता हूँ। मेरी दुनिया किताबों और छात्रों के बीच गुजरती है। मेरी पत्नी सुप्रिया घर संभालती है। मोहल्ले में हर कोई उसे आदर्श गृहिणी कहता है। साफ सुथरा पहनावा, मधुर व्यवहार और बच्चों की देखभाल में हमेशा व्यस्त। लोग कहते हैं, आलोक तुम बड़े भाग्यशाली हो। और सच कहूँ तो शुरुआती सालों में मुझे भी यही लगता था। हमारी शादी को 20 साल हो चुके थे और 2 बच्चे इस रिश्ते की गवाही थे। लेकिन 20 साल बाद भी कोई रिश्ता अगर रोज ताज़ा ना लगे तो उसमें कहीं न कहीं दरार आ जाती है। ये दरार धीरे धीरे आई और मुझे लंबे समय तक इसका अंदाजा भी नहीं हुआ। शुरू में सब कुछ सामान्य था, बच्चों की पढ़ाई, मेरे कॉलेज की बातें, मोहल्ले की हलचल। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि सुप्रिया बदलने लगी है। ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि छोटे छोटे इशारों से झलकता था। पहले वो मोबाइल फोन में उतनी दिलचस्पी नहीं लेती थी, लेकिन अब अक्सर उसे फोन हाथ में पकड़े देखा करता। कभी बालकनी में जाकर धीमी आवाज में किसी से बात करती, कभी किचन में खाना बनाते समय भी मोबाइल पास रखती। जब मैं घर आता तो जल्दी से फोन रख देती। मैंने सोचा शायद बच्चों के स्कूल का ग्रुप होगा या रिश्तेदारों की बातें, लेकिन दिल के भीतर कोई अनजाना शक चुभता था। मुझे याद है, एक शाम मैं कॉलेज से थका हारा लौटा। गेट खोलकर अंदर आया तो देखा वो बालकनी में खड़ी थी और किसी से बात कर रही थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे कोई मीठा राज साझा कर रही हो। जैसे ही उसने मुझे देखा, उसने तुरंत फोन कट कर दिया और सामान्य चेहरे के साथ बोली, आप आ गए, चाय बना दूं? उस दिन मेरे दिल में पहली बार एक चुभन हुई। मैंने उस मुस्कान को देखा और सोचा, ये मुस्कान मेरे लिए नहीं थी। उसके बाद से मैंने गौर करना शुरू कर दिया। रात को जब हम सोते तो वो देर तक करवट बदलती रहती, कभी मोबाइल में कुछ देखती और फिर धीमी हंसी दबाती। मैं पूछता, क्या देख रही हो? तो कहती, कुछ नहीं, बस एक वीडियो। लेकिन उसके चेहरे पर जो चमक होती वो वैसी नहीं थी जैसी मुझे देखकर होती थी। उस चमक में कोई और था, कोई ऐसा जिसे मैंने कभी नहीं देखा। धीरे धीरे हमारे बीच खामोशी बढ़ने लगी। पहले हम खाने की मेज पर घंटों बातें करते थे, बच्चों की पढ़ाई, मोहल्ले की बातें, भविष्य की योजनाएं। लेकिन अब हमारी बातचीत बस औपचारिक रह गई थी। नमक ज्यादा तो नहीं, या कल सब्जी लानी है जैसी बातें। हमारे बीच से हंसी गायब हो गई थी। मैं महसूस करता कि मैं उसके लिए बस एक आदत बनकर रह गया हूँ, एक जिम्मेदारी जिसे वो निभा रही है। मेरा दिल बार बार कहता था, आलोक कुछ गलत हो रहा है, लेकिन दिमाग कहता, तू शक कर रहा है, ये सब तेरा वहम है। और इसी वहम और शक की लड़ाई में मेरी नींद उड़ने लगी। रात को जब वो करवट लेकर सोती और उसके होठों पर हल्की मुस्कान होती, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता, लेकिन नींद नहीं आती। सोचता, किस ख्वाब में है वो, किसकी याद में ये मुस्कान है। कभी कभी मैं खुद को समझाने की कोशिश करता। सोचता, शायद वो अकेली पड़ गई है, शायद उसे किसी से बातें करने की जरूरत महसूस होती है। मैं तो सुबह से शाम तक कॉलेज में रहता हूँ, बच्चों की अपनी दुनिया है। वो दिन भर अकेली रहती है तो हो सकता है किसी दोस्त से जुड़ गई हो। लेकिन अगर ये सिर्फ दोस्ती है तो इसमें छुपाने जैसा क्या है? क्यों वो मुझसे ये बातें नहीं करती? धीरे धीरे मैंने छोटे छोटे संकेत नोटिस करने शुरू किए। एक बार मैंने देखा कि उसने नए कपड़े खरीदे हैं, लेकिन मुझे कुछ बताया नहीं। पहले तो वो हर चीज मेरे साथ शेयर करती थी, अब उसने अपने खर्च, अपनी खरीदारी सब छुपाना शुरू कर दिया था। दूसरी बार मैंने देखा कि उसने मोबाइल का पासवर्ड बदल दिया है। जब मैंने पूछा तो बोली, बच्चों ने बार बार गेम खेलकर फोन बिगाड़ दिया, इसलिए बदल दिया। लेकिन उसकी आंखों में मुझे एक डर दिखा, जैसे वो पकड़ी न जाए। इन सब के बीच मैं टूटने लगा था। कॉलेज में क्लास लेते समय भी मन भटकता रहता, घर आते समय भी सीने पर बोझ सा रहता। मैंने कई बार सोचा सीधे पूछ लूं, लेकिन अगर मेरा शक गलत निकला तो, और अगर सही निकला तो, तब तो सब खत्म हो जाएगा। यही डर मेरी जुबान को बांध देता। बच्चों को शायद ये बदलाव उतना महसूस नहीं हो रहा था। बेटा अपने एग्जाम की तैयारी में लगा था और बेटी अपनी सहेलियों और पढ़ाई में। लेकिन मुझे पता था कि ये खामोशी, ये अनदेखा सच एक दिन इस घर की नींव हिला देगा। धीरे धीरे मेरे और सुप्रिया के बीच दूरी इतनी बढ़ गई कि हम एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी लगने लगे।
सुबह वो बच्चों को स्कूल भेजती, मैं कॉलेज चला जाता। शाम को हम एक ही मेज पर खाना खाते, लेकिन हमारी नजरें एक दूसरे से नहीं मिलती। घर की दीवारें खामोश थीं, लेकिन वो खामोशी चीखती थी। मेरे भीतर सवाल गूंजता था, क्या सचमुच मेरी पत्नी मुझे धोखा दे रही है? लेकिन उस सवाल का जवाब पाने से भी मैं डरता था। अब मेरी जिंदगी उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां हर दिन एक नया सवाल खड़ा कर देता था। मेरे भीतर की खामोशी चीखने लगी थी। मैं जब कॉलेज जाता तो क्लासरूम में खड़े होकर छात्रों को लेक्चर देता, लेकिन दिमाग कहीं और अटका रहता। किताबों के शब्द मुंह से निकलते थे, मगर कानों में वही सवाल गूंजता, क्या वाकई सुप्रिया मुझे धोखा दे रही है? मैं अक्सर खुद को तसल्ली देता कि ये सब मेरा वहम है, लेकिन फिर कोई छोटी सी घटना मेरे सारे तर्क ध्वस्त कर देती। जैसे एक शाम जब मैं अचानक घर जल्दी लौट आया। कॉलेज में मीटिंग कैंसिल हो गई थी और मैंने सोचा कि बच्चों को सरप्राइज दूंगा। गेट खोला तो देखा घर के दरवाजे पर ताला नहीं था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचा। दरवाजा हल्का खुला हुआ था। अंदर आते ही मुझे हल्की सी हंसी सुनाई दी। आवाज किचन से आ रही थी। मैंने सोचा शायद बच्चे लौट आए हैं और सुप्रिया उनसे बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही मैंने कदम बढ़ाया वो हंसी अचानक बंद हो गई। मैंने देखा वो फोन कान से लगाए खड़ी थी और मेरे आने की आहट सुनते ही घबराकर मोबाइल पीछे छुपा लिया। उसके चेहरे पर एक झिझक और डर साफ झलक रहा था। किससे बात कर रही थी? मैंने सहज स्वर में पूछा। वो बोली, अरे कुछ नहीं, स्कूल की मैडम थी। इतनी हंसी किस बात पर आ रही थी? मैंने फिर पूछा। वो जोर से मुस्कुराई और बोली, अरे कुछ मजाक कर रही थी। उसकी आवाज में झूठ साफ सुनाई दे रहा था। मैं जानता था कि वो सच्चाई नहीं बोल रही, लेकिन मैं चुप रहा। उस दिन पहली बार मेरे भीतर गुस्से की आग भड़कने लगी। इसके बाद मैंने उसे गौर से देखना शुरू कर दिया। सुबह सुबह वो नई नई साड़ियां पहनने लगी, कभी हल्का मेकअप कर लेती, जो पहले शायद ही करती थी। जब मैंने एक दिन पूछा कि अचानक इतना ध्यान क्यों देने लगी हो, तो वो बोली, बस ऐसे ही मन करता है। लेकिन मैं जानता था ये बदलाव सिर्फ ऐसे ही नहीं था। एक दिन और भी अजीब वाकया हुआ। मैं कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था कि तभी देखा उसने एक परफ्यूम लगाया। वो परफ्यूम न तो मैंने उसे कभी दिलाया था, न ही पहले देखा था। खुशबू इतनी तेज थी कि पूरे कमरे में फैल गई। मैंने पूछा, ये परफ्यूम कहाँ से आया? वो बोली, सहेली ने गिफ्ट किया है। लेकिन मैं जानता था कोई सहेली इतनी महंगी चीज गिफ्ट नहीं करती। मेरे भीतर अब शक पुख्ता हो रहा था। मैंने तय किया कि मुझे सच्चाई जाननी होगी। मैंने उसके मोबाइल पर नजर रखनी शुरू कर दी, लेकिन हर बार जब मैं फोन उठाता वो तुरंत मुझसे ले लेती, और जब कभी वो बाथरूम जाती तो फोन भी साथ ले जाती। ये उसकी नई आदत थी जो पहले कभी नहीं थी। मैंने कई बार सोचा कि बच्चों को सब बता दूं, लेकिन फिर रुक गया। उनके लिए ये घर, ये रिश्ता सब कुछ था। अगर उन्होंने जाना कि उनकी माँ ऐसी है, उनकी मासूमियत हमेशा के लिए टूट जाएगी, और मैं ये नहीं चाहता था। लेकिन सच कितना भी छुपा लो, वो सामने आ ही जाता है। एक रात ऐसा ही हुआ। मैं अपने कमरे में सो रहा था। अचानक नींद खुली तो देखा वो मोबाइल हाथ में लिए धीरे धीरे टाइप कर रही थी। उसकी आंखों में एक अलग चमक थी। मैं चुपचाप करवट बदलकर देखने लगा। उसकी उंगलियां इतनी तेजी से चल रही थीं जैसे किसी का बेसब्री से इंतजार कर रही हों। उस रात मुझे यकीन हो गया, सुप्रिया मुझे धोखा दे रही है। सवाल ये नहीं था कि वो किससे जुड़ी है, सवाल ये था कि क्यों। 20 साल का रिश्ता, 2 बच्चे, एक पूरा परिवार, क्या ये सब उसके लिए मायने नहीं रखता? अब मैं उससे दूर होने लगा। दिन भर उससे ज्यादा बात नहीं करता। कॉलेज से लौटता तो सीधे अपने कमरे में चला जाता। वो भी ये बदलाव महसूस कर रही थी। कई बार उसने पूछा, आप इतने चुप क्यों रहते हैं? लेकिन मैं जवाब नहीं देता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। बच्चे भी महसूस करने लगे कि कुछ गड़बड़ है। एक दिन मेरी बेटी ने पूछा, पापा आप और मम्मी पहले जैसे बातें क्यों नहीं करते? उस सवाल ने मेरा दिल तोड़ दिया। मैं क्या जवाब देता? कैसे बताता कि उनकी माँ मेरे साथ नहीं, किसी और के साथ सपनों की दुनिया बुन रही है? मैंने तय किया कि अब मुझे हकीकत तक पहुंचना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बिस्तर पर लेटा मैं छत को ताकता रहा। हर करवट के साथ भीतर का बोझ और गहराता चला गया। मुझे अब किसी सबूत की जरूरत थी, ऐसा सबूत जो मेरे शक को सच में बदल दे। सुबह उठकर मैंने एक बड़ा फैसला किया। कॉलेज जाते हुए रास्ते में एक छोटा सा नया मोबाइल खरीदा और उसमें एक अलग सिम डलवाई। उसी दिन शाम को जब सुप्रिया किचन में थी, मैंने उसके फोन को चार्जिंग पर लगे देखा। पहली बार उसने लापरवाही की थी। मैंने तुरंत उसके मोबाइल से नंबर कॉपी करके अपने नए फोन में डाल लिए। उसके फोन में कई नंबर अनजान थे, लेकिन एक नंबर बार बार सामने आया। उसी नंबर पर सबसे ज्यादा कॉल और मैसेज थे। नंबर मैंने सेव नहीं किया, सिर्फ याद कर लिया। दिल धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी दुनिया टूटने वाली हो। अब मेरा इंतजार शुरू हुआ। मैं देखना चाहता था कि ये कौन है। कई दिनों तक मैंने गुपचुप तरीके से उसका पीछा किया। कॉलेज से छुट्टी लेकर घर के पास ही खड़ा हो जाता, और एक दिन मेरी ये मेहनत रंग लाई। वो दिन रविवार था। मैंने सुप्रिया से कहा था कि मुझे लाइब्रेरी में काम है, लेकिन असल में मैं घर के कोने में छुपा बैठा रहा। कुछ ही देर बाद मैंने देखा वो तैयार होकर बाहर निकली। साड़ी पर हल्का सा मेकअप, वही तेज परफ्यूम और चेहरे पर अजीब सी चमक।
उसने रिक्शा पकड़ा और मेन रोड की तरफ निकल गई। मैं चुपचाप पीछे पीछे गया। लगभग आधे घंटे बाद वो एक होटल के सामने उतरी। होटल बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा था। मेरा दिल जैसे किसी ने निचोड़ लिया हो। वो अंदर दाखिल हुई और थोड़ी देर बाद एक आदमी आया, लंबा, गोरा और लगभग मेरी उम्र का। दोनों ने ऐसे एक दूसरे को देखा जैसे बरसों से इंतजार कर रहे हों। सुप्रिया की आंखों की चमक मैंने कभी अपने लिए नहीं देखी थी। वो उसके साथ होटल के अंदर चली गई। मैं वहीं सड़क किनारे खड़ा रहा। पैरों तले जमीन खिसक गई थी। आंखें भर आईं, लेकिन भीड़ में मैंने खुद को संभाला। 2 घंटे बाद वो बाहर आई, उस आदमी के साथ हंसते हुए। मैंने सिर झुका लिया। शायद उसने मुझे देख भी लिया होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं उसके लिए अजनबी हो चुका था। उस रात मैं घर लौटा तो घर की दीवारें मुझे घूर रही थीं। बच्चे अपने कमरे में सो चुके थे। मैं ड्राइंग रूम में अंधेरे में बैठा रहा। सुप्रिया आई और बोली, आज आप बहुत देर से आए, खाना खा लीजिए। उसकी आवाज में वो मासूमियत थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मेरे लिए वो अब सिर्फ झूठ का चेहरा थी। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन मैंने उस आदमी का पता लगाने की ठानी। उसी नंबर को अपने नए फोन से ट्रैक करवाया। पता चला वो एक बिजनेसमैन है, नाम संदीप। शहर में कई जगह उसका कारोबार है, और सबसे बड़ी बात, उसकी बीवी नहीं थी। मेरे जहन में अब कोई शक नहीं रहा। सुप्रिया मुझे धोखा दे रही थी, और ये सिलसिला नया नहीं बल्कि महीनों पुराना था। अब सवाल था, क्या मैं चुप रहूं या सबके सामने सच लाऊं? मेरे मन में तूफान उमड़ रहा था। कभी लगता बच्चों के लिए सब सह जाऊं, कभी लगता क्यों सहूं। क्या मेरी कोई इज्जत नहीं? क्या 20 साल का रिश्ता इतना खोखला था? उस रात मैंने तय किया कि अब और नहीं, मुझे ये सब खत्म करना ही होगा। अब दिल ने ठान लिया था, जो सच है उसे सामने आना ही चाहिए। मैं हर दिन खुद से लड़ते लड़ते थक चुका था। बच्चों की मासूमियत, अपने परिवार की इज्जत और 20 साल का रिश्ता, इन सबको बचाने की कोशिश में मैं अपने आप को खो रहा था। लेकिन अब और नहीं। उस दिन मैं कॉलेज नहीं गया। सुबह से ही कमरे में बैठा रहा। सुप्रिया बच्चों को स्कूल छोड़कर लौटी तो मैंने उसे रोक लिया। सुप्रिया, बैठो, हमें बात करनी है। वो चौंक गई। मेरे चेहरे की गंभीरता देखकर थोड़ा घबरा भी गई। बोली, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों दिख रही हैं? मैंने गहरी सांस ली और कहा, तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? उसने भौहें सिकोड़ ली। कौन सा झूठ? मैंने उसका मोबाइल मेज पर रख दिया। ये फोन सब जानता है। तुम्हारे हर मैसेज, हर कॉल, सब मेरे सामने है। और सिर्फ फोन ही नहीं, मैंने अपनी आंखों से तुम्हें देखा है। होटल में उस आदमी के साथ। उसकी आंखें अचानक फैल गई। चेहरा सफेद पड़ गया। होठ कांपने लगे। लेकिन वो कुछ देर तक खामोश रही। फिर धीरे धीरे बोली, तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे? उसके इस सवाल ने मुझे झकझोर दिया। मैंने गुस्से से कहा, हाँ, क्योंकि तुमने मुझे मजबूर किया। मैंने तुम पर शक कभी नहीं किया था, लेकिन तुम्हारे बदलते चेहरे, तुम्हारे झूठ, सबने मुझे मजबूर कर दिया। सुप्रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? अब वो फूट पड़ी। रोते हुए बोली, तुम्हें हमेशा अपने काम से फुर्सत नहीं थी। तुम्हारे लिए कॉलेज, किताबें और छात्र सब कुछ थे। लेकिन मैं अकेली पड़ गई थी। मेरी बातें सुनने वाला कोई नहीं था। वो संदीप मुझे समझता है, मेरी बातें सुनता है। मैंने गलत किया, मानती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इंसान हूँ, औरत हूँ। मुझे भी प्यार चाहिए था। उसकी बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। क्या सच में मैं उसकी अनदेखी करता रहा था? क्या मेरी व्यस्तता ने उसे किसी और की ओर धकेल दिया था? लेकिन चाहे वजह कुछ भी हो, उसके धोखे को सही ठहराया नहीं जा सकता था। मैंने कहा, अगर तुम्हें शिकायत थी तो कहती, लेकिन धोखा, यह हक तुम्हें किसने दिया? 20 साल का रिश्ता तोड़कर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हारे लिए ये घर, ये परिवार, ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। अब माहौल भारी हो गया। वो चुपचाप सिर झुकाए रो रही थी। मेरे दिल में तूफान था, गुस्सा, दर्द, टूटन, सब एक साथ। शाम तक बच्चे लौट आए। वे दोनों हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ समझ नहीं पा रहे हों। मैंने सोचा शायद उन्हें सच्चाई बता दूं, लेकिन फिर खुद को रोक लिया। मैंने बस इतना कहा, तुम्हारी माँ कुछ समय के लिए अपने मायके जा रही है। सुप्रिया ने कोई विरोध नहीं किया। उसने चुपचाप सामान पैक किया और रात होते होते घर छोड़ दिया। उसके जाने के बाद घर की दीवारें पहले से भी ज्यादा सूनी लगने लगीं। बच्चे मुझसे सवाल करते रहे, लेकिन मैंने सिर्फ इतना कहा, कभी कभी बड़ों के बीच ऐसी बातें हो जाती हैं जिनका जवाब आसान नहीं होता। रात को मैं अकेला बैठा था। दिल बार बार पूछ रहा था, क्या सच में मैंने उसे खो दिया, या वो खुद मुझे छोड़कर चली गई? शायद दोनों बातें सही थीं। मध्यम ग्राम का वो घर, जहाँ कभी हंसी खुशी गूंजती थी, अब मेरे लिए एक कैदखाना बन गया। और मैं उस कैदखाने का एक अकेला कैदी। सुप्रिया के जाने के बाद घर अजीब सी खामोशी में डूब गया। मध्यम ग्राम का वही घर, जिसके हर कोने में कभी उसकी आवाज, उसकी हंसी गूंजती थी, अब सन्नाटे से भरा पड़ा था। सुबह उठकर बच्चों को स्कूल भेजना, कॉलेज जाना, लौटकर रात का खाना बनाना, सब कुछ अब अकेले ही करना पड़ रहा था। शुरुआती दिनों में पड़ोसी अक्सर पूछते, भाभी कहाँ गई, तबीयत तो ठीक है ना? मैं सिर्फ मुस्कुराकर टाल देता, थोड़ा मायके गई हैं। लेकिन बच्चों के लिए ये झूठ आसान नहीं था। बेटा चुपचाप किताबों में डूब गया और बेटी हर छोटी सी बात पर गुस्सा करने लगी। मैं समझ रहा था कि उनके दिल में तूफान है, लेकिन मैं चाहकर भी उन्हें सच नहीं बता पा रहा था। कभी कभी रात को बेटी आकर पूछती, पापा, माँ कब लौटेंगी?
मैं उसे सीने से लगाकर कहता, जल्द ही, लेकिन भीतर से जानता था कि शायद ये जल्द ही कभी आए ही नहीं। दिन बीतते गए, मैं कॉलेज में और ज्यादा डूब गया। किताबें ही मेरा सहारा बन गईं। लेकिन हर शाम जब घर लौटता, खाली कुर्सी पर नजर पड़ते ही दिल जैसे फिर से फट जाता। सुप्रिया ने न एक बार फोन किया, न बच्चों का हाल पूछा, बस खामोशी। मैंने भी कभी कोशिश नहीं की। शायद अहंकार था या डर कि कहीं उसकी आवाज सुनकर मैं फिर टूट न जाऊं। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त अचानक मेरी नजर उसी होटल पर पड़ी जहां मैंने उसे पहली बार संदीप के साथ देखा था। कदम खुद ब खुद रुक गए। दिल में एक अजीब सी कसक उठी। सोचा, क्या वो आज भी वहीं आती होगी? क्या अब भी वो उसी जिंदगी में डूबी है? लेकिन अगले ही पल मन ने कहा, नहीं, ये रास्ता अब तुम्हारा नहीं है, और मैं वहां से आगे बढ़ गया। बच्चों ने धीरे धीरे इस नए सच को स्वीकार कर लिया। बेटा पढ़ाई में इतना अच्छा निकला कि पूरे स्कूल में नाम रोशन किया। बेटी धीरे धीरे संभलने लगी। मैं समझ गया था, अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बच्चे हैं। कभी कभी रात को सोचता, अगर मैंने उसे और समय दिया होता, अगर मैंने उसकी बातें सुनी होती, तो शायद कहानी अलग होती। लेकिन अब अगर और शायद का कोई मतलब नहीं था। सच यही था कि उसने धोखा दिया, और मैं उस धोखे के बोझ के साथ जी रहा था। अब मेरे यादों का संग्रहालय बन चुका था। हर दीवार पर उसकी छवि, हर कमरे में उसकी हंसी, और हर कोने में उसके कदमों की आहट। लेकिन मैं जानता था, अब ये सिर्फ यादें हैं, हकीकत नहीं। मैंने तय किया कि बच्चों की खातिर मैं टूटकर नहीं रहूंगा। यही घर, यही जिंदगी, अब हमारी नई शुरुआत होगी। और उस रात पहली बार मैंने खुद से कहा, जो खो गया वो लौटकर नहीं आएगा, लेकिन जो मेरे पास है उसे संभालना मेरी जिम्मेदारी है। सुप्रिया के जाने के बाद मध्यम ग्राम का घर मेरे लिए सिर्फ ईंट और सीमेंट की दीवारों का ढांचा बनकर रह गया। वो घर जहां कभी सुबह उठते ही उसकी आवाज गूंजती थी, अब खामोशी में डूबा पड़ा था। बच्चों की हलचल जरूर रहती थी, लेकिन उनके भीतर का दर्द मैं साफ देख सकता था। वे दोनों बातें कम करते थे, सवाल ज्यादा आंखों से पूछते थे। सुबह सुबह जब अलार्म बजता तो पहले सुप्रिया उठती थी, बच्चों का टिफिन बनाती थी, फिर मुझे चाय देती थी। लेकिन अब सब कुछ मेरे हिस्से आ गया था। मैं रात को ही तय करता कि सुबह क्या पकाना है, कौन सा टिफिन बच्चों को पसंद आएगा। अक्सर जल्दी जल्दी बनाते हुए हाथ जल जाता, पर आवाज दबा लेता। बच्चों के सामने कमजोर दिखना मुझे मंजूर नहीं था। कॉलेज जाना भी अब बोझ जैसा लगने लगा था। पहले पढ़ाई मेरा शौक थी, स्टूडेंट्स के साथ चर्चाएं मुझे खुशी देती थी। लेकिन अब लेक्चर के बीच में अचानक मन कहीं और चला जाता। स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देते देते अचानक याद आ जाता, सुप्रिया ने कितनी बार कहा था कि मैं उसे समय नहीं देता। और तब दिल में चुभन होती। शाम को जब घर लौटता तो दरवाजा खोलते ही खामोशी मेरे सीने पर आ बैठती। पहले वही दरवाजा खुलते ही बच्चों की हंसी, उसकी बातें सुनाई देती थी। अब बच्चों के कमरे बंद रहते और मैं अकेला ड्राइंग रूम में बैठा छत को ताकता रहता। बेटा धीरे धीरे किताबों में डूब गया। वो हर वक्त पढ़ाई करता। शायद उसने अपनी तकलीफ को पढ़ाई में बदल दिया था। बेटी का हाल अलग था। वो छोटी छोटी बात पर गुस्सा करती, रोती और दरवाजा पटककर अपने कमरे में चली जाती। कई बार देर रात तक उसके सिसकने की आवाज सुनाई देती, लेकिन मैं चुप रहता। सोचता, अगर मैं भी रो पड़ा तो ये दोनों बच्चे किस पर टिकेंगे। पड़ोसी बार बार पूछते, भाभी कहाँ हैं? मैं वही पुराना जवाब देता, मायके गई हैं। कुछ दिन बाद लोगों ने पूछना कम कर दिया। लेकिन मुझे मालूम था कि बातें चारों तरफ फैल रही थीं। मध्यम ग्राम छोटा इलाका है, यहाँ किसी की भी बात छुपी नहीं रहती। एक दिन कॉलेज से लौटते हुए मेरी नज़र उसी होटल पर पड़ी जहां मैंने उसे पहली बार पकड़ा था। दिल धड़क उठा। मन हुआ कि अंदर जाकर पूछूं, क्या वो अब भी यहाँ आती है? लेकिन फिर सोचा, क्यों जाऊं? जो चला गया उसके पीछे क्यों भागूं? मैंने कदम तेज कर लिए और घर की ओर निकल गया। रात को अक्सर नींद नहीं आती थी। करवटें बदलते बदलते सोचता, क्या सचमुच मेरी गलती थी? क्या मैं इतना बुरा पति था कि उसने किसी और का सहारा ढूंढ लिया? या ये सिर्फ उसकी स्वार्थी चाहत थी? सवालों का जवाब नहीं मिलता था। धीरे धीरे मैंने तय किया कि अब मेरी दुनिया सिर्फ मेरे बच्चे हैं। मैंने बच्चों के साथ वक्त बिताना शुरू किया। बेटा जब पढ़ाई करता तो मैं उसके साथ बैठकर नोट्स बनाता। बेटी को कहानियां सुनाता, उसे बाजार ले जाता ताकि उसका गुस्सा थोड़ा कम हो। धीरे धीरे दोनों संभलने लगे, लेकिन मेरे भीतर का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। रात को जब सब सो जाते, मैं छत पर जाकर घंटों बैठा रहता। आसमान की ओर देखता और सोचता, जिंदगी ऐसे क्यों हुई? क्या सचमुच ये सजा है या इम्तिहान? एक दिन बेटा मेरे पास आया और बोला, पापा आप परेशान मत हुआ करो, हम आपके साथ हैं। उसकी ये बात सुनकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उसे सीने से लगा लिया और मन ही मन कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अब इन्हें टूटने नहीं दूंगा। महीने गुजरते गए। सुप्रिया की तरफ से कोई खबर नहीं आई। न फोन, न चिट्ठी, न बच्चों का हाल। लगता था जैसे वो हमें भूल ही गई हो। लेकिन मैं जानता था, भले ही उसने हमें छोड़ा हो, पर मेरे बच्चों के दिल से वो कभी नहीं निकलेगी। एक दिन बेटी स्कूल से आकर चुपचाप कमरे में चली गई। मैं पीछे गया तो देखा वो पुरानी फैमिली फोटो देख रही थी, जिसमें हम तीनों मुस्कुरा रहे थे और बीच में सुप्रिया खड़ी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे।
मैंने उससे कहा, बेटा जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां हमें मजबूत बनना पड़ता है। तुम्हारी माँ ने जो किया वो उनकी पसंद थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी खत्म हो गई। बेटी ने सिर झुका लिया, लेकिन मैं जानता था उसके मासूम दिल पर चोट गहरी थी। धीरे धीरे मैंने घर के कामों में हाथ जमा लिया। खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल, सब अब मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया। कॉलेज से लौटते ही मैं रसोई में लग जाता। कई बार बच्चे कहते, पापा आपको इतना करने की जरूरत नहीं, हम भी मदद करेंगे, लेकिन मुझे पता था कि ये सब मेरी जिम्मेदारी है। एक शाम अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो सामने सुप्रिया खड़ी थी। चेहरे पर अजीब सी थकान और आंखों में न जाने कैसी बेचैनी। मेरे दिल में तूफान उठा। हजार सवाल जहन में थे, लेकिन मैं चुप रहा। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बच्चों से मिलना चाहती हूँ। मैंने दरवाजा खोला और कहा, आओ। बच्चों ने उसे देखते ही दौड़कर गले लगाया। दोनों रो रहे थे। मैं एक तरफ खड़ा सब देख रहा था। सुप्रिया ने मुझसे नजरें नहीं मिलाईं, बस बच्चों को सीने से लगाकर रोती रही। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं जानती हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की, लेकिन बच्चों से दूर रहकर मैं टूट गई हूँ। मैं सिर्फ एक बार आपसे माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर दिल कांप गया। क्या मैं उसे माफ कर सकता हूँ? क्या 20 साल का रिश्ता इतना आसानी से टूट सकता है? या फिर बच्चों के लिए मुझे ये रिश्ता बचाना चाहिए? उस रात मैं देर तक सोचता रहा। कमरे में इधर उधर टहलता रहा। यादें बार बार सामने आ रही थी। उसका धोखा, उसका झूठ, उसके आंसू, और दूसरी तरफ बच्चे जिनकी आंखों में फिर से चमक लौट आई थी माँ को देखकर। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या मैं इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश करूं या उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूं? सुबह होते ही मैंने आईने में खुद को देखा और खुद से कहा, अब ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं है, ये बच्चों का भी है। जो भी रास्ता चुनूंगा उसमें इन्हें सुरक्षित रखना सबसे जरूरी है। मैं जानता था आगे की जिंदगी आसान नहीं होगी, लेकिन अब मैं पहले जैसा कमजोर नहीं था। अब मैं समझ चुका था कि जिंदगी धोखे और दर्द से आगे भी चलती है, और वही समझ शायद मुझे अगले मोड़ पर ले जाएगी, जहां मुझे तय करना होगा कि इस रिश्ते को दोबारा मौका दूं या हमेशा के लिए छोड़ दूं। सुप्रिया के लौट आने के बाद मेरा घर जैसे एक बार फिर जिंदा हो उठा। बच्चों के चेहरों पर जो मुस्कान मैंने महीनों से नहीं देखी थी, वो अब बार बार झलकने लगी। बेटा उसकी गोद में बैठकर बातें करता, बेटी देर रात तक माँ से लिपटकर रोती और फिर सो जाती। उन दोनों की आंखों से मानो बरसों का बोझ उतर गया हो, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। बाहर से मैं सब सामान्य दिखाता, लेकिन भीतर का तूफान मुझे चैन नहीं लेने देता था। रात को जब सब सो जाते, मैं अकेला बालकनी में बैठकर सिगरेट जलाता और सोचता, क्या ये वही औरत है जिसने मुझे धोखा दिया? वही औरत जिसने मेरे भरोसे को रौंद डाला और अब वही लौटकर मुझसे माफी मांग रही है? क्या मैं इतना बड़ा दिल रख सकता हूँ कि सब भूल जाऊं? या फिर ये उसकी एक और चाल है ताकि बच्चों का सहारा लेकर वो मेरी जिंदगी में वापस जगह बना सके? सुप्रिया अब घर में बिल्कुल अलग अंदाज में पेश आती थी। पहले जैसी अकड़, शिकायतें और नखरे अब गायब थे। वो सुबह उठकर खुद ही रसोई में लग जाती, बच्चों को स्कूल भेजती, फिर मेरे लिए चाय लेकर आती। कभी कभी चुपके से कहती, मुझे पता है मैं काबिल नहीं हूँ आपकी माफी की, लेकिन बच्चों के लिए मुझे यहाँ रहने दीजिए। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं था, बल्कि एक टूटी हुई औरत की बेबसी झलकती थी। लेकिन मेरा दिल इतनी आसानी से मानने वाला नहीं था। जब भी वो मेरे करीब आती, मेरे जहन में उसकी बेवफाई की तस्वीरें घूमने लगती। वो होटल, वो अजनबी आदमी, वो झूठी बातें। उन यादों से निकलना आसान नहीं था। मैं उसकी तरफ देखता तो आंखों में गुस्सा और मोहब्बत दोनों साथ साथ उमड़ते। गुस्सा इसलिए कि उसने धोखा दिया, और मोहब्बत इसलिए कि कभी वो मेरी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा थी। बच्चे अब मुझसे बार बार कहते, पापा माँ को माफ कर दीजिए, हमें अब पूरा परिवार चाहिए। उनकी ये बात सुनकर मेरा दिल पिघलता, लेकिन जख्म ताज़ा हो जाते। मैं सोचता, क्या सिर्फ बच्चों की खुशी के लिए मैं अपनी खुद की तकलीफ को नजरअंदाज कर सकता हूँ? क्या एक टूटा हुआ भरोसा कभी सचमुच जुड़ सकता है? एक रात जब सब सो गए थे, मैं और सुप्रिया ड्राइंग रूम में आमने सामने बैठे। मैंने उससे पूछा, तुम क्यों लौटी हो? क्या तुम्हें उस आदमी ने छोड़ दिया, या तुम्हें अचानक मेरी याद आ गई? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा, नहीं, वो इंसान कभी मेरा नहीं था। मैं बस अपनी गलतियों में अंधी हो गई थी। तुम्हारे प्यार और बच्चों की मासूमियत की कदर नहीं कर पाई। मैंने सोचा था बाहर जाकर मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन वहां जाकर समझ आया कि सुकून तो यहीं था। देर से सही, लेकिन मैं अपनी गलती मान रही हूँ। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल कांप गया, लेकिन मैं अब भी चुप रहा। मैं जानता था कि आंसुओं और माफी के पीछे भी इंसान झूठ छुपा सकता है। मैंने बस इतना कहा, अगर सच में पछतावा है तो ये बच्चों के सामने मत कहना। वे अभी भी तुम्हें भगवान मानते हैं, उन्हें टूटने मत देना। इसके बाद घर की दिनचर्या बदलने लगी। हम तीनों, मैं, बेटा और बेटी, धीरे धीरे उसकी मौजूदगी के आदी होने लगे। बच्चों के चेहरे खिले हुए थे और मोहल्ले में भी अब बातें रुक गई थीं, लेकिन मेरे दिल के भीतर का खालीपन वही था। कभी कभी जब मैं कॉलेज से लौटता और देखता कि वो मेरे लिए चाय लेकर इंतजार कर रही है, तो एक पल को मन करता कि सब भूल जाऊं।
लेकिन उसी पल उसके धोखे का खंजर फिर से मेरी छाती पर चल जाता और मैं चाय का प्याला उठाकर चुपचाप पी जाता। एक दिन कॉलेज में मेरे एक साथी ने कहा, तुम बहुत थके थके लग रहे हो, सब ठीक है ना? मैं बस मुस्कुरा दिया। किसी को कैसे बताता कि मैं किस दोराहे पर खड़ा हूं। एक तरफ अपने बच्चों का भविष्य था, दूसरी तरफ मेरा टूटा हुआ आत्मसम्मान। धीरे धीरे सुप्रिया ने भी महसूस कर लिया कि मैं उसे अब पहले जैसा प्यार नहीं कर पा रहा हूं। उसने एक रात मुझसे कहा, मैं जानती हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर चाहो तो मैं यहाँ सिर्फ बच्चों की माँ बनकर रह सकती हूँ। तुम्हारी पत्नी बनने की जिद अब मैं नहीं करूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल भारी हो गया। शायद ये पहली बार था जब मैंने उसकी आंखों में सच्चाई देखी। वो सचमुच टूटी हुई थी और बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन मेरे भीतर का संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। मैं हर रोज अपने आप से लड़ता था, क्या मैं उसे दूसरा मौका दूं या नहीं? क्या मैं अपने दिल की आवाज सुनूं या बच्चों की मुस्कान की खातिर सब कुछ भुला दूं? एक रात मैंने तय किया कि अब ये फैसला मैं अकेला नहीं लूंगा। मैंने दोनों बच्चों को बुलाया और कहा, तुम लोग ही बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? बेटी ने तुरंत कहा, हमें पूरा परिवार चाहिए। बेटे ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, पापा, अगर आप खुश नहीं होंगे तो हम भी कभी खुश नहीं रह पाएंगे, लेकिन अगर आप माँ को माफ कर देंगे तो शायद सब ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने उन्हें गले लगा लिया। उसी वक्त मैंने ठान लिया कि अब मैं अपनी तकलीफ को पीछे छोड़ दूंगा। सुप्रिया के पास गया और कहा, मैं तुम्हें माफ करता हूँ, लेकिन ये माफी बच्चों के लिए है, मेरे लिए नहीं। याद रखना, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसने मेरे पैरों को छूने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। मैंने कहा, अब हमें आगे देखना है, पीछे नहीं। उस रात के बाद घर में अजीब सी शांति छा गई। बच्चों ने राहत की सांस ली और पहली बार मुझे भी लगा कि शायद जिंदगी हमें एक और मौका दे रही है। लेकिन मेरे दिल के गहरे कोनों में अब भी वो दरार मौजूद थी। मैं जानता था, समय चाहे जितना बड़ा मरहम हो, पर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो हमेशा रह जाते हैं। अब सवाल सिर्फ इतना था, क्या मैं सचमुच उसके साथ आगे बढ़ पाऊंगा या फिर ये समझौता केवल बच्चों की मुस्कान तक ही सीमित रहेगा? माफ कर देना आसान नहीं था, लेकिन बच्चों की आंखों की चमक देखकर मैंने अपने दिल को समझा लिया। उस रात के बाद से घर का माहौल बदलने लगा। सुबह जब मैं कॉलेज के लिए निकलता तो सुप्रिया दरवाजे तक आकर मुझे विदा करती। ये वही औरत थी जो कभी मुझे अनदेखा करके मोबाइल में खोई रहती थी, लेकिन अब उसकी आंखों में एक डर और मोहब्बत दोनों झलकते थे। शायद डर इस बात का कि कहीं मैं उसे फिर से ना छोड़ दूं, और मोहब्बत इसलिए कि उसने खोकर पाया था। बच्चे अब खुश रहने लगे थे। बेटी बार बार मेरे पास आकर कहती, पापा, अब सब ठीक हो गया ना? और मैं सिर्फ मुस्कुरा देता। वो मासूमियत मुझे मजबूर कर देती कि मैं अपने जख्म छुपा लूं। बेटे की भी वही हालत थी। उसकी आंखों में सुकून लौट आया था। वो अक्सर पढ़ाई करते करते माँ की गोद में सिर रखकर सो जाता। इन पलों को देखकर लगता जैसे घर की टूटी दीवारें धीरे धीरे भर रही हों, लेकिन मेरा मन अब भी शांत नहीं था। रात को जब मैं अपने कमरे में अकेला होता तो उन यादों का सैलाब उमड़ पड़ता। वो धोखा, वो झूठ, वो अपमान, सब कुछ अब भी मेरे सीने में जलती आग की तरह मौजूद था। मैंने कोशिश की थी कि इसे दबा दूं, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि हर बार दर्द दे जाते। एक दिन कॉलेज से लौटते वक्त मेरे एक साथी ने पूछा, सुना है तुम्हारी पत्नी लौट आई है, अब सब अच्छा चल रहा है? मैंने बस हाँ में सिर हिला दिया। क्या कहता? सच तो ये था कि बाहर से सब अच्छा लग रहा था, लेकिन भीतर की खाई कोई नहीं देख पा रहा था। सुप्रिया अब पूरी तरह बदल गई थी। वो पहले की तरह बहस नहीं करती थी। कभी अगर मैं चुपचाप बैठा रहता तो बस धीरे से पूछ लेती, कुछ खा लोगे? उसकी आवाज में अब विनम्रता थी जो पहले कभी नहीं थी, लेकिन यही विनम्रता मुझे और खटकती। कभी कभी सोचता, क्या ये सचमुच बदलाव है या सिर्फ डर? मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया। कॉलेज से लौटकर किताबों में डूब जाता, बच्चों के साथ वक्त बिताता। लेकिन जब भी सुप्रिया मेरी नजरों के सामने आती तो भीतर से एक आवाज उठती, क्या ये वही इंसान है जिस पर तुमने कभी जान लुटाई थी? क्या ये वही है जिसने तुम्हें सबसे बड़ा धोखा दिया? एक रात मैं बालकनी में बैठा था जब सुप्रिया धीरे से मेरे पास आई। उसने कहा, तुम अब भी मुझसे दूर क्यों हो? मैंने सब कुछ मान लिया, सब कुछ छोड़ दिया, और क्या करूं कि तुम मुझे अपना लो? उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन मेरे दिल का बोझ इतना भारी था कि मैं कुछ कह नहीं पाया। मैंने बस उससे कहा, ये मत समझो कि मैं भूल गया हूँ, मैं सिर्फ बच्चों के लिए चुप हूँ। अगर तुम्हें सच में सुधारना है तो बच्चों के लिए करो, मेरे लिए नहीं। उसने सिर झुका लिया और वहां से चली गई। दिन बीतते गए। घर अब पहले जैसा दिखता था, लेकिन मेरे और उसके बीच अब भी एक दीवार खड़ी थी। बच्चे उस दीवार को नहीं देख पाते थे, लेकिन मैं हर पल उसे महसूस करता था। एक बार मोहल्ले की औरतें घर आईं। वे बातें कर रही थीं कि सुप्रिया कितनी बदल गई है। मैं सुनकर सोचने लगा, हाँ, बदली तो है, लेकिन क्या मेरा दिल भी बदल पाएगा? धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि सुप्रिया बच्चों में पूरी तरह डूब गई है। वो उनकी पढ़ाई, उनकी हंसी, उनका हर काम खुद देखती। शायद ये उसका तरीका था खुद को साबित करने का। लेकिन मेरे भीतर अब भी वही सवाल था, क्या मैं उसे दोबारा वैसे ही अपना पाऊंगा जैसे पहले था? फिर एक दिन कॉलेज में मेरी तबीयत बिगड़ गई।
हल्का सा हार्ट अटैक आया। मुझे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। जब होश आया तो मैंने देखा सुप्रिया मेरे पास बैठी थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे कई घंटों से रो रही हो। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मेरा दिल पहली बार पिघल गया। शायद यही वो पल था जब मैंने महसूस किया कि इंसान गलतियां करता है, लेकिन कभी कभी पछतावा सच भी हो सकता है। बच्चों ने भी मुझे घेर लिया। बेटी रोते हुए बोली, पापा अब आप दोनों कभी लड़ना मत। उसकी बात सुनकर मैंने सुप्रिया की तरफ देखा। हम दोनों की नजरें मिली और उस एक नज़र में बरसों का दर्द, गुस्सा और मोहब्बत जैसे एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और कहा, अब हमें एक नया सफर शुरू करना होगा। पुरानी बातें पीछे छोड़नी होंगी। उस दिन से शायद सचमुच हमारी जिंदगी बदलने लगी। मैं अब भी उसके अतीत को भूल नहीं पाया था, लेकिन मैंने ये तय कर लिया कि मैं उसे अपने वर्तमान और भविष्य से बाहर नहीं करूंगा। घर अब पहले से भी ज्यादा भरा भरा लगने लगा। बच्चे खुश थे और मेरे दिल में भी एक नई उम्मीद जगी थी। शायद यही जिंदगी है, कभी धोखा, कभी दर्द और कभी नया मौका। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।